एक समय की बात थी। एक गांव में एक घर था जिसमें बूढ़े माता पिता गीता और विजय साथ रहते थे और उनके साथ उनके 3 जवान बेटे अमर, राज और राघव और उनकी पत्नियां अंजलि, रूपाली और शांति भी रहती थी। गीता और विजय अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार करते थे। समय का पता ही नहीं चला, हमारे बेटे कितने बड़े हो गए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तुम सही कहती हो, पर हमें ये देखना होगा कि हमारे बुढ़ापे में ये कैसे हमारा सहारा बनते हैं। विजय एक समय पर एक बहुत बड़ा किसान था, पर विजय अब बुजुर्ग होने के वजह से पहले की तरह काम नहीं कर पाता। पर फिर भी उसने अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल रखी थी, जिससे वो थोड़ा बहुत कमाता। उसे पूरी तरह से अपने तीनों बेटों पर निर्भर होना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन विजय की पत्नी गीता उसे उसकी बुजुर्गी की वजह से विजय को काम करने से मना करती। अरे, अब आपको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है? अब हमारे बेटे जवान हो गए हैं, काम करते हैं और वही हमारा ध्यान भी रखेंगे। तुम तो जानती हो गीता, मैं पूरी तरह से अपने बेटों पर निर्भर होकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। इसमें बोझ बनने की क्या बात है? जवान बच्चे ही तो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा होते हैं। ये तो अब समय आने पर ही पता चलेगा, पर जब तक मैं काम कर सकता हूँ, मैं अपने बेटों पर निर्भर नहीं हो सकता। विजय और गीता के तीनों बेटे काम किया करते। वो तीनों हर दिन अपने काम पर निकल जाते। अमर का अपना ढाबा था। उसका ढाबा बहुत अच्छा चला करता था। उसके ढाबे पर हमेशा ग्राहक होते थे। राज एक अमीर व्यक्ति के यहाँ काम किया करता था। वो भी अपने काम से अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। पर राघव किराए पर एक नाई की दुकान चलाता था, जिससे वो सिर्फ गुजारा करने लायक ही पैसे कमा पाता था। अंजलि, रूपाली और शांति माँ के साथ घर पर रहा करती थी और घर का सारा काम संभालती थी। शांति को माँ पिता के साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन अंजलि और रूपाली दोनों माँ पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी। जब भी अमर काम से घर आता तो उसकी पत्नी अंजलि अमर से कहती, हमें अब अलग घर ले लेना चाहिए। मैं तुम्हारे माता पिता और पूरे परिवार का काम नहीं कर सकती। पर हम माता पिता को इतने बुढ़ापे में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। कहाँ अकेले? आपके छोटे भाई राज और राघव हैं और उनकी पत्नियां भी तो हैं माता पिता के साथ। पर तुम्हें लगता है हमारा ऐसे अलग रहना ठीक होगा? पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अरे, इसमें गलत क्या है? वैसे भी एक घर में इतने लोग हैं और पिताजी कौन सा हम पर पूरी तरह निर्भर हैं। वो अपनी चाय की दुकान से अपने गुजारे लायक कमा लेते हैं। दूसरी तरफ रूपाली का भी कुछ ऐसे ही हाल था। वो भी विजय और गीता से अलग रहना चाहती थी। राज, तुम अच्छे खासे कमा लेते हो। मुझे लगता है हमें अपना अलग घर में रहना चाहिए। माँ और पिता के साथ और लोग हैं ना? मेरी बात मानो, मेरे पिताजी के पास एक काफी बड़ा घर है जो वो मुझे देना चाहते हैं। हम वहीं चलकर रहते हैं। लेकिन माता पिता हम पर बिल्कुल निर्भर तो नहीं है, तो हमें अभी अलग रहने की क्या जरूरत है? और वैसे भी पिताजी हमें अलग रहने नहीं देंगे। रूपाली राज से गुस्से में कहती है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। पता नहीं आप अपने पिता से इतना क्यों डरते हैं? वहीं शांति और राघव स्वभाव के थोड़े से अलग थे। उन्हें विजय और गीता के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। माताजी और पिताजी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। हमें उनका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ शांति,
तुम सही कहती हो, पर मेरा काम अगर सही चले तो मैं अपने माता पिता की हर चीज का ध्यान रखूं, सारी जरूरतें पूरी करूं। माना पिताजी हम पर निर्भर नहीं होना चाहते, लेकिन पिताजी भी कब तक काम करेंगे? तो आप भी अपने भाई अमर की तरह कोई ढाबा खोल लीजिए या फिर राज की तरह कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लीजिए। अरे भाग्यवान, अमर भैया को ढाबा उनकी बीवी अंजलि के पिताजी से मिला है, और राज भैया भी जिस व्यक्ति के यहाँ काम करते हैं वो उनकी पत्नी रूपाली के ही रिश्तेदार हैं। ये सब उन्हें उनके भाग्य से मिला है। सही कह रहे हो, पर क्यों ना आप अपने भाई अमर के साथ ही उनके ढाबे पर काम कर लो, या फिर राज भैया से बोलकर अपने लिए उनके जैसे ही कोई नौकरी ढूंढ लो। सही कहती हो तुम। मैं अमर भैया और राज भैया से इस बारे में बात करूंगा। और फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, हर दिन की तरह तीनों भाई अपने अपने काम की ओर निकल जाते। अमर अपने ढाबे पर चला जाता, राज अपने सेठ के पास काम करता और राघव अपनी नाई की दुकान पर चला जाता। शाम होने लगती है और राघव अपने भाइयों अमर और राज से अपने काम के लिए बात करने उनके पास जाता है। सबसे पहले वो अपने बड़े भाई अमर के ढाबे पर जाता है। अरे राघव, आज कैसे मेरे ढाबे पर आना हुआ? अमर भैया, मैं आपसे अपने काम के सिलसिले में बात करने आया हूँ। हाँ राघव, बोल, क्या बात करनी है? अमर भैया, मेरा काम ठीक नहीं चलता है, जिसकी वजह से मैं गुजारा करने लायक भी ठीक से नहीं कमा पा रहा। अरे तो राघव, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? भैया, क्या आप मुझे अपने ढाबे के काम में शामिल करेंगे, या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह ऐसे ही एक ढाबा खोल सकूं? राघव, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे तो ये सब भाग्य की वजह से मिला है। अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे भी मिल जाएगा। चल जा, अब मेरा समय बर्बाद मत कर। राघव अमर की बातें सुनकर वहां से चला जाता है और अपने दूसरे भैया राज से बात करने की सोचता है। राज राघव को घर के बाहर ही मिल जाता है। राज भैया, आज आप काम से जल्दी लौट आए? हाँ राघव, तू तो जानता है सेठ तो मेरी पत्नी रूपाली के ही रिश्तेदार हैं, तो आराम से उनसे जब जरूरत होती है जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाता हूँ। जी राज भैया, ये तो अच्छी बात है, पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ राघव, बता, किस बारे में बात करना चाहता है? राज भैया, क्या आप मुझे भी अपने सेठ के यहाँ नौकरी दिलवा सकते हैं? या फिर आप जिस जगह काम करते हैं वहाँ आसपास कोई नौकरी हो तो मुझे बता दीजिए। मेरा काम बिल्कुल ठीक से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। राज राघव की बात पर हंसता है और आगे कहता है राघव, वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना कि तेरे, जो तुझे काम पर रख लेंगे। मैं उनसे तेरे लिए कोई बात नहीं करने वाला। राज भी राघव की मदद करने के लिए उससे साफ मना कर देता है। राघव उदास हो जाता और अपने कमरे में चला जाता है। उसकी पत्नी शांति उसको परेशान देखकर उसे पूछती है, क्या हुआ है आपको? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ बात हुई है क्या? आज मैं अपने भाइयों अमर और राज के पास अपने काम के लिए बात करने गया था। तो क्या बात हुई जो आप इतने परेशान लग रहे हैं? मैंने उनसे अपने काम के लिए मदद मांगी, पर उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भाग्य सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा। अभी जैसा चल रहा है चलने दो, आप हर दिन की तरह अपने ही काम पर जाते रहो। और फिर राघव अगले दिन रोज की तरह अपने काम की ओर निकल पड़ता है।
वह दुकान पर पहुंचता है, लेकिन राघव का मन अंदर से उदास होता है। राघव सोचता है, सबके पास सब कुछ है, पर मेरे नसीब में इतनी मुश्किलें क्यों लिखी हैं? क्यों ना मैं खुद ही कोई नया काम ढूंढने निकल जाऊं? शायद कहीं मेरी किस्मत भी बदल जाए। राघव काम ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले वो गांव के जमींदार के पास काम मांगने जाता है। उसके मन में एक उम्मीद होती है, शायद जमींदार उसे कोई काम दे दें। जमींदार जी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं ईमानदारी से काम करूंगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं, हमारे पास तुम्हारे लिए अभी कोई काम नहीं है। जमींदार जी, मुझे इस समय काम की बहुत ज़रूरत है। कोई भी काम हो तो बता दीजिए। मेरा रोज़गार ठीक से नहीं चल रहा है। देखो, हमारे यहाँ अगर तुम्हारे लिए कोई काम हुआ तो हम तुम्हें ज़रूर बता देंगे। ठीक है जमींदार जी, ज़रूर बताइएगा। और फिर राघव वहां से किसी और के पास काम की तलाश में बात करने चला जाता है। वो एक दुकानदार के पास जाता है। भाई साहब, क्या आपकी दुकान पर मुझे कोई काम मिल सकता है? नहीं भाई, हमारे यहाँ आपके लिए कोई काम नहीं है। और फिर राघव वहां से उदास होकर अपनी नाई की दुकान पर वापस चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। पर एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इतने में उसका एक दोस्त उसकी नाई की दुकान पर उससे बाल कटवाने आता है। राघव, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ जाए। तू बता, आज कैसे मुझसे मिलने आ गया? अरे राघव, मैं तो अपने बाल कटवाने के लिए आया हूँ और सोचा इस बहाने तुझसे मिल भी लूंगा। आखिर तू मेरा इतना पुराना दोस्त है। हाँ जय, तेरा जब भी मन करे मिलने आ सकता है। और बता राघव, तेरी दुकान कैसे चल रही है? राघव के चेहरे पर उदासी झलकती है और वो उदास आवाज में कहता है, हाँ भाई जय, सही है बस। अरे राघव, तू इतना उदास क्यों हो गया? और सही है बस का मतलब क्या? क्या तुझे कोई परेशानी है? तू बता मुझे, आखिर मैं तेरा इतना पुराना दोस्त हूँ। अरे जय, क्या बताऊं भाई, इस काम से मैं गुजारे लायक भी ठीक से नहीं कमा पा रहा, और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई और काम कर सकूं। मुझे अपने माता पिता और अपनी पत्नी दोनों की जिम्मेदारी उठानी है। मैं बस इसी बात से परेशान हूं। भाई तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। अगर तुझे कोई काम करना है तो मुझसे पैसे ले ले। जय, मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकता हूं? अरे कोई बात नहीं दोस्त, इन पैसों को कर्ज समझ लेना और जब कभी तेरे पास हो तो लौटा देना। चल अब मेरे घर चल, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। फिर जय राघव को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। तू बैठ, इतने में मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूं। ठीक है। जय खाना लेकर आता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जय उसे पैसे देने लगता है। ले राघव पैसे, और जब कभी तेरे पास हो तो लौटा देना, और ऐसे परेशान मत रहा कर। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जय, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राघव, धन्यवाद की क्या जरूरत है? मैं तेरा दोस्त हूं। अगर तेरी परेशानी में मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? अगर तुझे फिर कभी भी कोई परेशानी हो या कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा जय, अब मैं चलता हूं। मुझे रात होने से पहले अपने घर लौटना होगा। शांति भी मेरा इंतजार कर रही होगी। और राघव फिर जय के घर से सीधा अपने घर की ओर निकल पड़ता है। राघव घर पहुंचता है और शांति को सब कुछ बताने लगता है। देखो, मुझे मेरे पुराने दोस्त जय ने
कितने पैसे उधार दिए। अब मैं इन पैसों से कोई दूसरा काम शुरू करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मैंने कहा था ना, ईश्वर सबकी मदद करते हैं। अब आप इन पैसों से अपना कोई नया काम शुरू कर दीजिए। मैं इन पैसों से अमर भैया की तरह एक ढाबा खोलूंगा। अब राघव उन पैसों से अपना एक ढाबा खोल लेता है। धीरे धीरे उसके ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसका ढाबा काफी अच्छे से चलने लगता है। वो अब अपने माता पिता और शांति का और अच्छे से ध्यान रख पाता और उनकी सारी जरूरतें पूरी करता। राघव अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब आपको चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है? मेरा ढाबा इतना अच्छा चल रहा है, मैं आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। आप बस आराम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नहीं राघव, मुझे खुद से काम करना अच्छा लगता है। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, तब तक मैं अपनी मेहनत से ही कमाना चाहता हूं। यही तो जिंदगी का असली सुकून है बेटा। ठीक है पिताजी, जैसा आपकी मर्जी। बस अपना ख्याल रखिए। मैं चाहता हूं कि आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। राघव अपने ढाबे पर जाया करता था और उसके पिता विजय रोज की तरह अपनी चाय की दुकान पर जाया करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता विजय का देहांत हो जाता है। बेटा, तुम लोगों के पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने हमेशा तुम सब के लिए मेहनत की और आज वो हम सबको अकेला छोड़ गए हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हम आपका हर तरह से ध्यान रखेंगे। आप अकेली नहीं हैं माँ। कुछ समय ऐसे ही बीता। विजय के जाने के बाद गीता अपने तीनों बेटों पर पूरी तरह निर्भर हो गई। अब वो उनके साथ एक ही घर में रहती थी, अपने पति के बिना जीवन जीने की कोशिश करती हुई, पर उन बेटों के सहारे जो उसके जीने का सहारा बन गए थे। पर एक दिन अमर की पत्नी अंजलि अमर से कहती है, अब हम इतने से घर में कब तक रहेंगे? हमें अलग घर में रहना चाहिए। अब तो पिताजी भी नहीं है, तो हमें कोई मना भी नहीं करेगा। और माँ के साथ आपके दोनों भाई राज और राघव हैं तो सही। आप अपने ढाबे के पास ही कोई घर ले लीजिए, इससे आपको भी काम करने में आसानी होगी। सही कहती हो अंजलि, मैं अपने ढाबे के पास ही एक अलग घर ले लूंगा। और तुम भी आखिर कब तक इतने बड़े परिवार का काम करती रहोगी? मैं आज ही इस बारे में घर पर बात करता हूँ। अमर अपने दोनों भाइयों राज और राघव और माँ से अलग घर लेने के बारे में बताता है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे अलग रहना है। मैं अपना एक अलग घर लेना चाहता हूँ। पर भैया, आपको अलग होने की क्या जरूरत है? हम सब माँ के साथ इसी घर में रहेंगे, माँ को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने ढाबे के पास ही नया घर लेना चाहता हूँ, जिससे मुझे काम करने में आसानी होगी। और वैसे भी मैं माँ से मिलने आता रहूंगा। माँ यहाँ अकेली तो नहीं, तुम लोग भी तो यहीं हो माँ का ध्यान रखने के लिए। गीता अमर की ये बात सुनकर उदास हो जाती है, पर वो अमर से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो। इतने में अमर की बात सुनकर राज की पत्नी रूपाली राज को अपने साथ कमरे में लेकर जाती है और राज से कहती है, अमर भैया हम पर माँ की पूरी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में हमें भी दूसरे घर जाकर नया जीवन शुरू कर देना चाहिए। कब तक हम एक ही घर में सबके साथ रहेंगे? अरे, पर अमर भैया के पास तो कुछ कारण तो है यहाँ से जाने का। हम कैसे जाएंगे? और मैं अमर भैया की तरह नया घर नहीं ले सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पिताजी के पास एक बड़ा घर है जो वो मुझे देना चाहते हैं। हम वहीं चलकर रहते हैं ना। माँ के पास तो राघव भी है, वो उनका अच्छा ध्यान रख लेगा।
ठीक कहती हो। हम इतने से घर में कब तक रहेंगे? वहीं चलकर रहते हैं। और यहाँ राघव और उसकी पत्नी है जो माँ का ध्यान रखेंगे। मैं भी अमर भैया की तरह माँ से मिलने आता रहूंगा। मैं भी तो आपको यही समझाना चाहती थी। हम वहां आराम से रह सकते हैं। और फिर राज अपनी माँ के पास जाता है और माँ से अपने घर से जाने की बात करता है। वो एक बहाना बनाता है। माँ, मैं आपको बताना चाहता था कि मुझे भी मेरे सेठ ने अपने पास ही रहने के लिए घर दिया है, ताकि मैं भी आराम से समय पर काम कर सकूं। इसलिए मुझे भी जाना होगा। कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुझे ठीक लगे वैसे ही कर ले। बस अपना और अपनी पत्नी का ध्यान रखना। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और फिर अमर और राज दोनों अपनी पत्नियों के साथ घर से अपनी माँ को अलविदा कहकर चले जाते हैं। गीता को अपने दोनों बेटों के जाने का बहुत बुरा लगता है। वो राघव से दुख भरी आवाज में कहती है, राघव, तेरे दोनों भाई मुझे छोड़कर चले गए। अगर तू भी जाना चाहता है तो जा सकता है। अरे माँ, अगर मैं भी चला जाऊंगा तो आपके साथ कौन रहेगा? मुझे तो आपके साथ ही रहना है। अब तो पिताजी भी नहीं रहे, इसलिए मुझे और ज्यादा आपका ध्यान रखना चाहिए। बेटा तो कितना अच्छा है जो मेरे लिए इतना सोचता है। भगवान तेरा भला करे बेटा। माँ जी, अगर इस उम्र में हम आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम आपके साथ ही रहेंगे। गीता को राघव और उसकी पत्नी शांति की बात सुनकर बहुत खुशी होती है। समय ऐसे ही गुजरता रहता है। राघव हर दिन की तरह अपने काम पर जाता और शांति घर पर माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। गीता कुछ दिनों के बाद ज्यादा बीमार पड़ जाती है। वह अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाती है और कमजोर आवाज में कहती है, बेटा, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय करीब आ चुका है। माँ जी, ऐसे मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राघव, हर इंसान को इस दुनिया से एक दिन जाना ही पड़ता है। ये ही जिंदगी की सच्चाई है। मुझे लगता है मेरा भी अंतिम समय आ गया है, पर इस दुनिया से जाने से पहले मैं तीनों को कुछ बताना चाहती हूँ। जी माँ, बताइए क्या बात है? तुम लोगों के पिताजी मुझे जाने से पहले अपनी सारी संपत्ति सौंप गए थे, जिसके बारे में तुम तीनों नहीं जानते। उन्होंने कहा था, जब तक हमारा अंतिम समय ना आ जाए तब तक इसका जिक्र मत करना। गीता, यह मेरी कुछ संपत्ति है और मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में तब तक किसी को कुछ न बताओ जब तक हमारा अंतिम समय नहीं आ जाता। पर ऐसा क्यों? हम उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बता सकते? अभी अगर उन्हें बता दिया तो शायद वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय सिर्फ दौलत के लिए हमारा ख्याल रखेंगे। मैं चाहता हूं कि वो दिल से समझें कि माँ बाप के साथ रहना सिर्फ फर्ज नहीं, एक प्यार का रिश्ता है। और जो बेटा दिल से हमारा अंतिम समय तक ख्याल रखेगा, वही इस संपत्ति का हकदार भी बनेगा। देखते हैं ये संपत्ति किसके भाग्य में लिखी है। आज मुझे लगता है कि मुझे अपना फैसला सुना देना चाहिए। बेटा, देखो, मुझे सब छोड़कर चले गए, लेकिन सिर्फ तू, राघव और तेरी पत्नी शांति ही थे जिन लोगों ने मेरा हर पल ख्याल रखा। तेरे पिता बहुत समझदार थे, मानो उन्होंने भविष्य देख लिया था। अब तू ही इस सारी संपत्ति का हक
तुझे सौंप रही हूँ बेटा। माँ की बात सुनकर अमर और राज दोनों के होश उड़ गए। राघव की तो पूरी दुनिया ही बदल गई। उसे भरोसा ही नहीं होता कि वो इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन चुका है। फिर भी वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। पर माँ, ये सब मेरे लिए दौलत नहीं, आपका आशीर्वाद है। और फिर गीता इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उस दिन घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया। राघव अपनी माँ के पैरों के पास बैठा चुपचाप आंसू बहाता रहा। अमर और राज का मानो जैसे सब कुछ लुट गया हो। उनके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, जिंदगी में दौलत से नहीं, इंसानियत से भाग्य बदलता है। क्योंकि असली खेल भाग्य का नहीं, इंसान के कर्म का होता है।